हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 8th क्लास में साइंस सब्जेक्ट अपना चल रहा था संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया था कि कल रेसे कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिक कैसे होती है, कैसे बनती है, और वो भी कितने प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इनके बारे में मैंने बता दिया था आपको पिछले वीडियो में। अब बताए आपसे क्वेश्चन क्या था कि प्लास्टिक को जलाने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है आपको, क्योंकि आप प्लास्टिक क्यों नहीं जलानी चाहिए, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर और आप पर। तो देखो, संश्लेषित रेशों को जलाने पर ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं। क्या होता है? जल्दी से आग पकड़ लेते हैं तथा ये शरीर के संपर्क में आ जाए तो शरीर के चिपक जाते हैं। अगर प्लास्टिक के या जो संश्लेषित रेशों के जो कपड़े पहन के आप किचन में काम कर रहे होते हैं, या अपने घर में कोई लेडीज है किचन में काम कर रही होती है, जैसे साड़ी वगैरह है या कोई सूट होते हैं, तो उनमें अगर आग लग जाती है तो वो जल्दी से आग लगते ही तुरंत उसके शरीर को पकड़ लेते हैं, सिकुड़ जाते हैं जलते जलते। अगर सूती कपड़ा होता है वो शरीर को नहीं पकड़ता है और इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। साथ ही प्लास्टिक तथा संश्लेषित रेशों को जलाने पर क्या होता है, ये बहुत अधिक मात्रा में विषैली गैस छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? जब प्लास्टिक को आप जलाओगे तो आप देखते हो कि टायर वगैरह जलते हैं, या जब प्लास्टिक की थैलियां जलती है तो कितनी बुरी या कितनी गंध आती है। तो एक विषैली गैस बनाते हैं, और वो विषैली गैस जाती कहाँ है? ऊपर आकाश में जाएगी, हवा में जाएगी, और आपके सांस के द्वारा अंदर चली जाएगी वो। और दूसरा नुकसान ये भी होता है, अगर वो ऊपर है आपकी, तो वो ऊपर है तो बरसात के साथ वो नीचे आएगी और वो अम्लीय वर्षा हो जाती है, एसिडिक रेन जिसे बोलते हैं ना, वो हो जाती है। तो विषैली गैस निकलती है तो वायु को प्रदूषित कर देती है, और वायु प्रदूषित होने से अपने को सांस लेने में दिक्कत आती है। और बहुत सी, अगर वो एसिडिक रेन हो रही है, बरसात अम्लीय वर्षा हो रही है, तो हमारी स्किन प्रॉब्लम भी बहुत सी हो जाती है, और वो पानी खारा होता है बरसात का, तो फसलों के लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। तो अतः प्लास्टिक और संश्लेषित रेशों को जलाने नहीं चाहिए, उनको एक जगह डाल देना चाहिए गड्ढे में, या उनका रीयूज कर लेना चाहिए, पुनः यूज कर लेना चाहिए। उसके बाद में आता है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन से होते हैं। निम्नीकरण कौन से होते हैं और अनिम्नीकरण पदार्थ कौन से होते हैं। तो पहले जैव अनिम्नीकरण, तो वे पदार्थ है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? कि जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, कौन सी होती है प्राकृतिक प्रक्रिया? कि जैसे प्रकृति में डाल दिया और उसको कीड़े मकोड़े दीमक वगैरह लग जाती है और उसको अपघटित कर देती है, तो वो अपघटित की प्रक्रिया नहीं होती उनमें। उनको क्या कहते हैं? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक और कांच, जैसे कांच की बोतल है, आप मिट्टी में डाल दोगे तो वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद में भी वैसे की वैसे निकल जाएगी, खराब नहीं होगी। और वैसे ही होती है प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की थैली भी आप जब मिट्टी में डाल दोगे तो वो भी खराब नहीं होने वाली है, जब तक उसके धूप नहीं लगती है तब तक वो खराब नहीं होती है प्लास्टिक। उसके बाद में आता है जैव निम्नीकरण पदार्थ, तो ये वे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित हो जाते हैं। क्या होते हैं? कि इनको जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो कीट खा के उसको अपघटित कर देते हैं, या दूसरे तत्वों में बदल दिया जाता है, खाद के रूप में उसको बदल दिया जाता है, तो वो जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, घास फूस होता है, फल सब्जियों के छिलके होते हैं, या लकड़ियां होती हैं, ये सभी क्या होते हैं? जल्दी से मिट्टी में डलने के बाद में, मिट्टी में गिरने के बाद में अपघटित हो जाते हैं। या जो गाय भैंस का गोबर है, या मल भी बोलते हैं, या वेस्टेज, ये सभी हैं, ये क्या होते हैं? जल्दी से अपघटित हो जाते हैं। फिर आता है बहुलकीकरण किसे कहते हैं। तो जो आपका बहुलक वर्ड है वो, बहुलक अंग्रेजी भाषा के पॉलीमर कहते हैं। बहुलकीकरण को क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है पोली तथा मर, 2 शब्दों से बन के मिलता है, पोली और मर दोनों मिलते हैं तो पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। पोली का मतलब होता है अनेक, क्या होता है? कि बहुत सारी श्रृंखला इसमें दोहराई जाएगी। और मर का मतलब होता है इकाइयां, इसमें बहुत सारी इकाइयां हैं, उनको दोहराएंगे बार बार,
उससे मिलने वाली जो उनको मिलकर बनी हुई जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, बहुलकीकरण कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक ही इकाई के बार बार दोहराने की प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि छोटी छोटी इकाइयों के दोहराने से बनी हुई एक सरल संरचना होती है, उसको बहुलकीकरण कहा जाता है। इसमें जैसे आपको उदाहरण मैंने दिया था कि एक जो मोती होता है, उसी प्रकार के बहुत सारे मोती होते हैं, उनको एक धागे में पिरो लिया जाता है तो एक माला का रूप बन जाता है, तो वो क्या होगी, बहुलकीकरण का उदाहरण हो गया। जैसे इसी प्रकार आपके धागे बनाए जाते हैं, बहुत से जो छोटे छोटी चीजें ना उसको दोहरा के धागे बनाए जाते हैं। उसका एक उदाहरण अपने को आता है कि जैसे ट्रेन है, उसमें एक डब्बा है, उसी प्रकार के आपके 10-20 डब्बे एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो एक श्रृंखला बन जाती है, एक ट्रेन का रूप ले लेती है। तो ओके, थैंक्स।